नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग ट्रिक्स की वीडियो पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 2 वीडियो बनाई हैं। इसकी पहले की वीडियो आपने देखी होगी। हम अभी कुछ शॉर्टकट में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं आपके इस वीडियो में, जिसमें आपको देखते ही कुछ चीज़ों के विषय में जानकारी तुरंत मिल जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, तो क्वेश्चन जैसे ही आया ना, तो आपको मतलब पढ़ना है स्टेटमेंट और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। देखिए, कुछ कीवर्ड आपको तो पता ही है कि जैसे सभी हो गया, और उसके बाद फिर हो गया जैसे आपका बोलते नहीं है कि अगर एक बेग स्टेटमेंट आ जाए कि भारत 2050 तक जो है वो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभर के आ जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको देखने और पढ़ने के बाद आप उसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें कार्बन नैनो ट्यूब के विषय में सबने सुन रखा होगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स कोई चीज़ होती होगी, पता तो होगा ही आपके पास, आपको सबको। तो हमने सिर्फ इसमें से कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ इसमें से इसको निकाला है बाय ट्रिक। अब आप देखिए, अगर आप भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको और आप निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कार्बन नैनो ट्यूब के विषय में। आप पहली बार जब आए क्वेश्चन तो आपको हमेशा ऐसे मार्क करना है, कार्बन नैनो ट्यूब। अब आपके दिमाग में कार्बन नैनो ट्यूब के विषय में चलना चाहिए सारी चीजें। अब ये एक जर्नल स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि इनको मानव शरीर में औषधियों, ये एक प्रतिजनों, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन करेक्ट पढ़ेंगे तो प्रतिजनों मतलब एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं उसको। जर्नल स्टेटमेंट है कि कार्बन नैनो ट्यूब या इनको मानव शरीर में औषधियों या एंटीबायोटिक के वाहकों के रूप में, जब मान लीजिए कोई सर्जरी होती है, आपको पता होगा नॉर्मली क्या होता है कि आजकल तो लेजर सर्जरी आ गई है ना, तो कार्बन नैनो ट्यूब का ही तो नतीजा है। लेजर सर्जरी के द्वारा बैठे बैठे ऊपर से ही जो है वो ऑपरेशन कर देते हैं अंदर का, ठीक। तो वही है कार्बन नैनो ट्यूब। अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी आपको इतना तो पता होगा, कोई बहुत महीन या बारीक सी चीज होगी जो अंदर जाकर कोई काम करती होगी। तो औषधि, हम अगर आप देखें तो मान लीजिए दवा नहीं खा पा रहा बंदा, कोई व्यक्ति है जो दवा नहीं, उसकी दवा मुंह के थ्रू नहीं जा पा रही है, मुंह के थ्रू नहीं जा पा रही है, तो उसको क्या करते हैं, ट्यूब के थ्रू अंदर भेजा जाता है, नलियों के थ्रू अंदर भेजा जाता है, आपने देखा होगा। तो एंटीबायोटिक मान लीजिए अगर सही से काम नहीं, को बॉडी आपकी सही से काम नहीं कर रही है, तो एंटीबायोटिक का भी तो उसी हिसाब से इलाज हो सकता है ना। तो एंटीबायोटिक वाहकों के रूप में भी भेजा जा सकता है। तो ये जर्नल स्टेटमेंट थी, ये समझाने का सिर्फ एक और एक मात्र ये उद्देश्य है, ताकि आपको क्वेश्चन जब आप करने बैठे तो पकड़ में आए कि हाँ, और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, औषधि और आपका एंटीबायोटिक के रूप में काम होगा। दूसरा, मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ एक बात का आंसर बताइए आप। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे लेकिन देखने के लिए। कृत्रिम रक्त बनाया जा सकता है, और कृत्रिम रक्त बनाया भी जा सकता है, मान लेते हैं। तो क्या ह्यूमन बॉडी में कृत्रिम रक्त बना करके सर्कुलेट किया जा सकता है? आदमी तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई एप्लीकेशन नहीं है उसका। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग, मान लीजिए मानव का कोई मानव जो रोड पे कहीं जा रहा हो, सपोज दैट कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा हो और उसको चोट लग गई, कट गया पैर और खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल गया। तो उसका कहने का मतलब, मान लीजिए मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए वहाँ पर ब्लड बैंक से मंगा करके चढ़ाया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसे विचारधारा आई है जिसमें कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जाता है, मतलब कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बना करके भेज दिया जाता है। मतलब कोई मैच है इसका कार्बन नैनो ट्यूब का? नहीं, कृत्रिम रक्त की बात कर रहा है। आप कुछ मत करो, आपको नॉलेज नहीं थी तब भी आप कृत्रिम रक्त तो समझ सकते हैं ना। तो आपने जब कृत्रिम रक्त समझा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है पहला जर्नल स्टेटमेंट है, तो पहला जहां नहीं होगा, पहला जहां नहीं होगा उसको हम काट देते हैं। तो ये पहला नहीं था यहाँ पे, बाकी 3 स्टेटमेंट में पहला था। अब जहां दूसरा होगा वो काट देंगे, ऊपर दूसरा है, नीचे दूसरा है, आपका आंसर ये सही हो गया, सी। यूपीएससी का ही आंसर है ये, यूपीएससी ने भी दिया था।
आप उठा करके 2020 के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं लगभग कुछ से आप देखिए, अगर 10 कोचिंग वालों ने अगर निकाली है आंसर कीज, तो 10 में से कोई 2-3 आंसर कीज ऐसी हैं जो सही होंगी, ठीक। बाकी सब में उनको ऑल अबव कर दिया है, क्योंकि पता है क्या धारणा क्या बनी है? धारणा ये बनी है जैसे कि आजकल मार्केट में ये बोलते हैं लोग कि जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ऑल अबव सही होता है, डी ही सही होगा। लेकिन जब यूपीएससी की आंसर की आई, वास्तव में धारणा चेंज कर दी है उसने। अभी मैं आपको और कुछ साइंस के क्वेश्चन करवा दूंगा, दिखा दूंगा प्रूफ के थ्रू, ऑल डी सही नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ केस हो सकते हैं, जैसे लाभ किस किस में हो सकता है, लाभ किस किस में हो सकता है। यहाँ पे कहीं लाभ लिखा है क्या? यहाँ कहीं लाभ लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। आप देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसीलिए उसने ये भी लिख दिया है कि विचार करें, मतलब सोचें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पॉइंट को ये पकड़िए, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपको नॉलेज कम भी होगी तब भी आप इस तरीके से, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है यहाँ पे, इस तरीके से आप, अगर कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए एग्जाम में आप इतना प्रेशर फील कर रहे हैं कि आप सब भूल गए जितना पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके शब्दों को तोड़ तोड़ के आप उस सही आंसर के आसपास पहुंच सकते हैं। इस सीरीज का मेन मोटिव यही है, ये नहीं कि आपको हम एग्जैक्टली सब कुछ यहाँ आंसर निकाल के दिखा देंगे, ऐसी कोई ट्रिक होती तो सब पास हो जाते ना। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मार्केट में आईएएस की कोचिंगें खुली हुई हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लगे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर लगे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे लोग तैयारी करते हैं कि कुछ कहने, लेकिन उसके बावजूद फेल हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ शब्दों को तोड़ेंगे। हमने तोड़ा क्षतिग्रस्त भाग, पहला एक चीज लेके आया, फिर कृत्रिम रक्त की बात कर दी उसने, दूसरे वाले में औषधि प्रतिजन, हमने वर्ड शब्दों को पकड़ा है, कार्बन नैनो ट्यूब, हमने ये देखा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आपको समझ में आया कि हमने तीसरा चौथा स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ा, हमें आंसर निकल चुका है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप स्टेटमेंट पूरा पढ़ें। मान लीजिए सेकंड स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड स्टेटमेंट पे चले जाइए। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, जर्नल स्टेटमेंट है, किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद फिर कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण है, बिल्कुल निम्नीकरण है ना। कार्बन नैनो ट्यूब जो होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती है ना, बिल्कुल निम्नीकृत हो सकती हैं वो। तो चौथा स्टेटमेंट अगर आप पकड़ेंगे तो आप भी तब भी देख लीजिए कि मैंने बोला आपसे कि जहां 1 नहीं है आप उसको काट दीजिए, तो हमने बी को काट दिया, 1 यहां नहीं था। अब अगर हमको ये पता है चौथा स्टेटमेंट 100%, हम दूसरे के विषय में बात नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि मान लीजिए एग्जाम बैठे हैं, आपको नहीं आया, इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आया, आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको सारी स्टेटमेंट तो पढ़नी है ना। तो आप नीचे आइए, कार्बन नैनो ट्यूब का जैव निम्नीकरण है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो बनाया गया है। तो अब कार्बन नैनो ट्यूब का जैव निम्नीकरण है, तो आप ये देखिए कि पहला कहां था, ए में, सी में और डी में। अब उसके बाद बी को हमने तो सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि एक नहीं है, मतलब 1 जो है वो नहीं है वहां पे। हमसे कोई मतलब नहीं है कि 4 है कि नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सही है ना। हम फिर आ गए बचे 3 स्टेटमेंटों में, हमने ये देखा कि 4 कहां है, सी और डी में। तो हमने ऊपर के ए को भी काट दिया, हम अब सीधा 50-50 पे पहुंच गए हैं। अब हम 50-50 पहुंच गए, अगर हम इतना कर लेते हैं तो समझ लीजिए आधा युद्ध हम जीत चुके हैं। बस राजा को मारने की देरी है, आपके सामने जितनी भी प्रजाएं हैं, जो दुश्मन है, वो घुटने टेक देंगे। तो अब ये समझ लीजिए आधा युद्ध जीत चुके हैं। अब आपको देखना ये है कि तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। आपने देखा, आपको लगा कि वो भी सही है, आपने देखा और आपको लगा वो भी सही है। तो आप ये ना करते हुए एक काम ये करिए कि सिर्फ ये देखिए कि इन 2 स्टेटमेंटों में 3, 4 ये 2 चीजें कॉमन हैं अगर आप देखें तो, और 1 भी यहां कॉमन है, 1 भी यहां भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप 50-50 पहुंच गए तो आप ये समझ लीजिए
कि आपकी तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, चौथी स्टेटमेंट भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है। अब आप आ गए दूसरी स्टेटमेंट पे। तो अब आपके ऊपर, आपकी समझदारी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि वास्तव में कृत्रिम रक्त बनाए जाते हैं तो ठीक है, बनाए जाते हैं, लेकिन क्या उसको किसी मानव के शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है? और इंजेक्ट करने के बाद उसके प्रभाव क्या होंगे? क्या कोई जिंदा रह पाएगा? इंजेक्ट तो कर दे 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके प्रभाव क्या होंगे? ये है। तो इस बिहाफ पे मैंने इस क्वेश्चन को निकाला है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना समझाने ना पड़ता, लेकिन हमने इसलिए लिया ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो सके। और इंग्लिश में भी अगर आप देखें तो ये देखिए, एंटीजन की बात हमने की है, ड्रग्स की बात ये कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये बोल रहा है आर्टिफिशियल, आप देखिए ये बोल रहा है आर्टिफिशियल ब्लड। आर्टिफिशियल ब्लड के विषय में कहीं सुन रखा है आपने? आर्टिफिशियल ब्लड के विषय में कभी सुन रखा है? नहीं ना। आर्टिफिशियल ब्लड, दे कैन मेड बाय इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम ए इंजरीज पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज। आर्टिफिशियल ब्लड बना करके वहां इंजेक्ट करना जहां पर ह्यूमन का रक्त निकल रहा हो या फिर क्षतिग्रस्त हुआ हो, ठीक, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बायोडिग्रेडेबल लिखा हुआ है, बायोकेमिकल सेंसर्स, दे कैन बी यूज बायोकेमिकल सेंसर। बायोकेमिकल सेंसर की तरह यूज तो होते ही है ना भाई, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। तो अब हम आ जाते हैं और देख लीजिए, जो डायरेक्ट निकल सकते हैं हम उस पे जा रहे हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट निकल सकते हैं हम उस पे जा रहे हैं, ठीक। जो डायरेक्ट, जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें ट्रिक ने काम किया है, हम सिर्फ उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी है तो बहुत सारे क्वेश्चन, वो सॉल्व कराएंगे, लेकिन जिसमें डायरेक्ट सॉल्व हो जाए वो हम चाहते हैं कि आप उसको देख लें, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं और ऐसे पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सीधी बात है कि आप उसको किसी भी तरह एलिमिनेट करके या फिर किसी भी प्रकार की जो आपके मतलब उस समय पर वर्तमान में जो दिमाग काम करेगा उससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था। अगर आप इसी क्वेश्चन को देखिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? अब आप देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? तो अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर करिए, इसलिए करिए क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन ना आपको मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट पकड़ा देंगे जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मतलब ये तो 100% तय है कि इस टाइप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड निकल के ज़रूर आ जाते हैं। जब कीवर्ड निकल के आएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, ठीक। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? सार्वजनिक निवेश का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये थोड़ा सा भी पता होगा कि सार्वजनिक निवेश का मतलब होता है सरकार के द्वारा किया गया निवेश, ठीक है। मतलब सरकार के द्वारा किया गया निवेश ही सार्वजनिक निवेश कहलाता है, ठीक। तो आप इसको बहुत आसानी से, अब आप सोच सकते हैं सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है, ठीक है। सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है और कहाँ कहाँ नहीं खर्चा करती है। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़े रखा होगा, ठीक, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा। तो अब आप देख लीजिए, सभी, पहला वर्ड आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन में आपको सभी मिले, तुरंत आप उसको मार्क लगाइए माइनस का, क्योंकि मैंने बोला है 99.99% चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन मतलब गलत ही होंगे देखते ही। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक्सेप्शनल केसेस मैं मान लूं तो 2 क्वेश्चन नहीं होंगे। पॉलिटी में ऐसी चीजें हो सकती हैं, पॉलिटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इस केस में जिसमें बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आपको तो आप बिल्कुल उसको तुरंत टिक मारिए गलत का।
दो क्वेश्चन के चक्कर में पता लगा जो 8 क्वेश्चन मिलने वाले वो भी चले जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, सार्वजनिक निवेश की बात कर रहा है और सभी फसलों की बात कर रहा है। आपको पता है कुल 22 प्रकार की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आती हैं और एक और आती हैं, लेकिन वो गिनी नहीं जाती। 22 प्रकार की फसलें समर्थन मूल्य में डिक्लेयर की जाती हैं, जिसको रिकमेंडेशन में कौन डालता है? एक आयोग बना हुआ है 1964 में, ठीक है, कृषि एवं लागत आयोग इसको बोलते हैं, और भी नाम उसका। और जो हमारा मंत्रिमंडल समूह है कृषि से रिलेटेड, कैबिनेट समिति कमेटी, वो इसको अप्रूवल दे देती है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि सभी पाते ही आपने देखा ना, सभी का मतलब क्या आ गया कि 22 ही होते हैं, सभी तो बहुत है। तो आप देखते ही पकड़ में आ गया। अब आप देखिए, अब यहां पहुंचिए, पहला पढ़ा आप, खट दीजिए, आइए पहला जहां जहां है उसको कैंसिल करिए, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया है। 2 3 हम नहीं जानते, आगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है। आप उठा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, देख लीजिए, यही आंसर है। मैंने प्रूव भी कर दिया है ना, कैसे? सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना सार्वजनिक निवेश में आता है। क्या पहली बात तो ये स्टेटमेंट देखिए, सभी फसलों के लिए तो समर्थन मूल्य निर्धारित ही नहीं होता ना। हम तो इसी से गलत कर दिए इसको। हम नहीं जानते कि सार्वजनिक निवेश में आता है कि नहीं आता, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य डिक्लेयर नहीं होता, होता 22 फसलों के लिए है। तो हमने केवल कुछ नहीं किया, ए को एलिमिनेट किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अब आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, आप की श्रद्धा भक्ति, क्योंकि आपको पीएचडी करने की आदत है तो आप पीएचडी करेंगे ही, लेकिन आप जब पीएचडी इस क्वेश्चन पे करें, स्टेटमेंट पे करें, तो आप शायद सफल भी हो जाएं। क्योंकि पीएचडी करने से ज्यादा बेटर है कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि सभी क्या है, कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। अगर आप स्टेटमेंट को देख देख के ध्यान से एक एक चीज को पढ़ें, मैं गारंटी लेता हूं कि आपने अगर 1.5 से 2 साल तैयारी करते हुए आपको हुआ है तो यूपीएससी के प्रीलिम में आप जीएस में फेल नहीं होंगे। सिर्फ स्टेटमेंट को देख देख के समझ समझ के सॉल्व करें। मैं मानता हूं आप 65 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये गारंटी है कि आप 50 के ऊपर ही सही करेंगे। और जो मेरिट रही है वो मेरिट अभी आप जानते हैं अच्छे से कि 92, 96 या 98 के बीच में ही चल रही है 2019 से। मतलब 46 से 49 क्वेश्चन के भी एबव, मतलब बीच में ही है, ठीक है। एबव तो गई नहीं, एबव गई है 2015, 16, 17 में 116 तक। और अभी भी आपको पता होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी यूपीएससी ने जो है वो IRMS एक नया बैच बनने वाला था उनका, तो उसके अंतर्गत रेलवे की जो है वैकेंसीज को इंक्लूड कर दिया है यूपीएससी में 150, ठीक है। तो उसको भी ले आया है। तो अभी तक की सोचिए 2016 से अभी तक की शायद ये हाईएस्ट वैकेंसी है 1011, ये वैकेंसी इतनी आई हुई है, ठीक। आपको 2 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं लॉजिक पे, इस पे विचार करिएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ मेरा काम ये बताना है, सिखाना है कि आपको स्टेटमेंट कैसे पढ़नी है, लॉजिक लगाने कैसे हैं। सभी एक लॉजिक था न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा लॉजिक मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य सबके लिए नहीं होता। सिर्फ इतना पता लगा आपको और आपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दिया, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दिया, अब बस इसमें अब इसमें कुछ बचता है, इसमें कुछ बचता है, बताइए आप। अब इसमें कुछ बचता है जिसको आप ना कर पा रहे हो, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना आ रहा हो। बताइए ऐसा था कुछ जो आपको ना आता? मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इसमें ना आता आपको, ठीक। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं जो आपको डायरेक्ट, मतलब मैं दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे कि हाँ मुझे ये डायरेक्ट आते हैं। तो भैया जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपको उस टाइप में आते हैं तो सब उसी टाइप में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो है ये क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में सॉल्व हुआ है दूसरा क्वेश्चन उस फॉर्मेट में नहीं होगा वही, बस कॉमन सेंस वही लगेगी। तो प्लीज जब भी आप सॉल्व करें इसी प्रकार से सॉल्व करें और देखें कि हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी केवल आज 2 ही क्वेश्चन, और देखिए समझाना पड़ता है, थोड़ा लंबा लग जाता है, तो हम सिर्फ अब 3 क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको ट्रिक पता लगेगी। आप शब्दों को पकड़ना सीखेंगे, बस शब्द को पकड़िए और आंसर लेके चले जाइए। यही यूपीएससी का खेल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।